अस्सलाम वालेकुम शाराय दोस्तों से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ जनाब हम्माद गजनवी साहब। हम्माद साहब, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए, बहुत अरसे के बाद आप बड़े शाज शाज ही पकड़े जाते हैं, लेकिन अब हमने एक प्लान बनाया है कि आपको अब हमने जाने नहीं देना है कहीं पे भी। एक और प्लान। एक और प्लान, ये लंदन प्लान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, हम बस स्मॉग में घिरे हुए हैं और 4 दिन की छुट्टी हो गई शहर में। बाहर निकलते हैं, आंखों में पानी आता है और खांसी होती है और तबीयत जो है वो बहाल नहीं रहती। जी हाँ, वो ये स्मोक तो ने तो है। बहुत बुरा हाल किया हुआ है लाहौर के लोगों का बिलखुसूस। अब अब जो हमारी सियासी उफुक पर स्मॉग है, अब उसकी गुफ्तगू करते हैं। हाँ, ये आपने सियासी इस उफक पर स्मोक की बात जो की है, उसमें इस स्मोक के अंदर एक जो एलिमेंट है या जिसको कहते हैं ना जुज्व है, वो एक वो जुज्व है। वो कहते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड हर तरफ से सुना जा रहा है आज भी। यानी कल जो है वो PTI के सेक्रेटरी जनरल ने सदर मुमलिकत को खत लिखा और सदर मुमलिकत ने वो खत जो है प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया। उसमें भी यही कि तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो ये कह रही है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन बाई इलेक्शन के अंदर जो है वो जीतते चले जाते हैं। तो जो PMLN है वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती रही। जब आपको याद होगा, मरियम नवाज ने कहा था कि इलेक्शन तब होंगे जब तराजू बराबर हों, मतलब लेवल जी प्लेइंग फील्ड ही है वो भी। जी जी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड तो यानी एक हमवार मैदान, यानी मुसत्तह जमीन, प्लेन, जिसके ऊपर सब लोग एक ही, कोई ये ना हो कि कहीं पर टोए टिब्बे हों और कहीं पे हमवार हो, तो एक ही जैसी हो जिसके ऊपर खेल रहे हो, यानी एक ही विकेट पे मैच हो। ये ना हो कि आप खिला दें बिल्कुल अखाड़े में। अखाड़े एक हमारी इस्तेलाह है जो क्लबों में इस्तेमाल की जाती है, यानी जहाँ पे विकेट टूटी हुई है और गेंद स्पिन हो रही है और कुछ का कुछ हो रहा है, कभी ऊंची रह रही है कभी नीची रह रही है, और आप खुद खेले सीमेंट जैसी विकेट पे, यानी हम्म। इवन बाउंस। तो माना यह है लेवल प्लेइंग फील्ड का कि सबको हमवार एक जैसे मौके दिए जाएं, कैंपेन के भी, इलेक्शन लड़ने के भी, और फिर इससे आगे जो मराहल होते हैं उनमें भी। ये एक सीधी कॉमन सेंस लुग़वी माना भी ये है इसके। अच्छा, अब इसके इस्तिलाही जो माना है उनमें वो कहता, असल उनका मतलब यह है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और पीपल्स PTI को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की इजाजत दें। इमरान खान और उनके जो साथी दूसरे भी कुछ जेल में हैं लोग, उन सबको छोड़ा जाए और इस तरह इलेक्शन ना करवाए जाएं जैसे कि पहले होते रहे। 2018 में बिलखसूस, अगर रिसेंट मिसाल हमारे पास। जी, रिसेंट मिसाल हो तो हम हाँ। जैसे लेवल प्लेइंग फील्ड, जब अब मुस्लिम लीग से हम बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इससे ज्यादा अच्छी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या हो सकती है कि आप अगर बहुत ही माइक्रो लेवल पे चीजों को देखेंगे और एक ही चीज, यानी एक अंधेरे कमरे में हाथी को बस यूं करके हाथ लगाएंगे, तो हम्म। आप फिर कहेंगे कि हाँ जी ये तो इस तरह है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप जरा बड़ी तस्वीर देखेंगे, अगर आप 2018 और 2023 दोनों को रख कर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये पाकिस्तान में पहली दफा लेवल प्लेइंग फील्ड होने जा रही नहीं, वो कैसे, आप इसको कैसे है। ये इनका कंपेयर कैसे आर्गुमेंट करते हैं? है। कंपेयर इस तरह करते हैं कि जो मुस्लिम लीग के साथ सुलूक किया गया था पिछले इलेक्शन में, जो तो वो उस तरह 2016 से शुरू हुआ। मैं। 2016 से शुरू हुआ, बल्कि वो 14 से लगा लीजिए धरनों से। हम्म। उससे पीछे भी ये कहानी जाती है वैसे तो। लेकिन जी हाँ। जब हम आप वो 3 साल गिन लीजिए कि जब पैनामा का गुलगुला और धरना हुआ, पैनामा का चक्कर चला और डॉन लीक्स और ये और वो, और फिर मीडिया का दबोच लिया गई गर्दन, और फिर उसे कहा गया कि सुबह शाम तुमने चोर डाकू करना है। और हम्म। फिर एक सारी अदालत, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, और एस्टेब्लिशमेंट जिसे हम प्यार से कहते हैं, उस सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, और फिर वो चल सो चल एक पार्टी के खिलाफ शुरू हो गए। तो अभी नवा इमरान खान साहब के खिलाफ तो उस तरह नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वो लेकिन जेल में है अ, और हालात साजगार नहीं लग रहे उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए। तो वो कहते हैं भी कि आप 2018 और 2023 में जब साथ रखेंगे, तो फिर आपको कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आ जाएगी। ये उनका आर्गुमेंट है, हम इसे नहीं कबूल हम्म। करते। हम्म। अच्छा, अब जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है ना,
इसमें एक तो वो कह रहे हैं कि वाटरशेड, यानी वो कहते हैं कि इसे वाटरशेड बनाइए, क्योंकि आज से पीछे कभी ये आज तक नहीं हुआ। इलेक्शंस में फेवरेट्स होते हैं और या हालात साजगार हो जाते हैं किसी पार्टी के हक में, पॉपुलर पार्टीज जो हैं उनको हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता, या वो जलावतन होते हैं, या वो जेल में होते हैं, या फांसी घाट की तरफ रवाना किए जा चुके होते हैं। तो इसकी हमारी तारीख भरी हुई है। आप देख लें, जब से पहला इलेक्शन हुआ उसके बाद से भुट्टो साहब पहले आपके थे ना प्राइम मिनिस्टर, हम्म। वहां से शुरू करके आप देखते जाइए, मैं क्या आप दोहराऊं उन बातों को। तो यानी सबसे पॉपुलर आदमी जो है उसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया जाता था यहाँ पे। पिछले 24 साल में नवाज शरीफ एक इलेक्शन लड़ सके, उन्हें सिर्फ एक दो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई, उसके भी 6-7 महीने के बाद धरने की प्लानिंग शुरू कर दी गई थी। खैर ये अब लंबी बातें हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की हम अगर बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि पहली दफा एक आदमी जिसके जो फौज से लड़ बैठा है, साफ लफ्जों में, उसको भी हम लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें, जेल से निकालें और उन्हें कहें कि आप वहीं से शुरू हो जाइए जहां से आपने ये मामला छोड़ा। इसमें भी यानी एक लाडलापन नजर आ रहा है कि पहली दफा एक आदमी को हम ये कहें कि तेरे सब गुनाह आज से के माफ पिछले, अब तू आगे चले। नहीं, तूने अगर फाशिज्म का मुजाहरा किया, तूने अगर आते हुए सेम पेज बना, सेम पेज का मतलब होता है सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक गैर आईनी तरीके से आप हुकूमत में आए थे और जाते जाते भी आप आइन तोड़कर हुकूमत से चले गए थे, तो कोई बात नहीं, ये सारी बातें हम आपकी माफ करते हैं। और ये आपने फौज में बगावत करवाई थी, मिलके लोगों के साथ नहीं करवाई थी, तो कोई बात नहीं, हम आपको माफ करते हैं। और ये साइफर वगैरह और 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज को दे दिया और अल कादर ट्रस्ट और ये वो फॉरेन फंडिंग को छोड़, ये सब बातें हम कहें यार ये छोड़िए, ये तो ऐसे ही हैं। आपको हम दोबारा से एक मौका देते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हमने बना लेकिन वो दी, ये यही है यही लेवल तो प्लेइंग। कहा जाता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी तो केसेस और मुकदमात थे ना। तो जी बिल्कुल थे। हाँ। नवाज शरीफ के खिलाफ क्या क्या केसेस थे? नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के कुछ केसेस थे। एक हम्म। तो उनको जब पहले निकाला था उस वक्त तो वो एक मिजाहिया बात बन गई हुई है, उनके बेटे से वो तनख्वाह जो उन्होंने वसूल नहीं की, इस तरह काली की ब्लैक तनख्वाह। लॉ, काली तनख्वाह और काला कानून, ब्लैक लॉ डिक्शनरी वो कहते हैं, हम्म। हमने उसका सहारा लिया था। अच्छा ये कुछ और मामला है, ये जो है ये तो आप सब इन्हें जानते हैं, लेकिन चलिए उन सबको भी चीजों को छोड़ते हैं, नहीं, साइफर का आप थोड़ा केस सा चलता रहे। वो उसमें हो गया है, सिर्फ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का हवाला ही नहीं, फिर उसके बाद जो है वो पार्टी सदारत से भी निकालने का फैसला, फिर दूसरे तीसरे और पता नहीं कितने सेनेट इलेक्शंस के टिकट लेने का भी फैसला, और पता नहीं ना जाने क्या क्या, फिर मॉनिटरिंग जज बनाने का फैसला, फिर इलेक्शन से पहले फैसला करने का फैसला, फिर जज अरशद मलिक की ऑडियो आने के बाद उसके बावजूद जज बरतरफ कर दिया लेकिन फैसला बरकरार रखा। पता है, ये बहुत सारी वाह, चीजें हैं ना। बहुत एक तवील फहरिस्त था वो। लेकिन वो कह हाँ। ही रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, वो पुरानी बातें आप भूल जाए, नवाज शरीफ बड़ा आदमी बने ना, नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला बने। तो और आप ये जो कह रहे मजाक हैं भी कि है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्योंकि पहले जो है नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बने थे, तो लिहाजा अब इमरान खान के खिलाफ मुकदमात बने, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, लेकिन मैं इसको नहीं समझता। ये मैं आपको एक पार्टी का मौका बता रहा हूँ, ना। मेरा इस पे नुक्ता नजर जरा मुख्तलिफ है। मैं इसको, एक तो हो गई ना उसूली बात, और एक हो गई किताबी बात, यानी कि भाई सबको बराबर मिलना चाहिए ये, तो हम ये सारी गुफ्तगू करते हैं आइन की रोशनी में। पर देखिए, अगर तो फौज के खिलाफ बगावत की गई है, ये जो सड़कों पर कोई जहाज को आग लगा देनी, ये कर देना, ये भी गुनाह है। और जीएचक्यू में घुसने, कोर कमांडर घर घुसना, या आईएसआई के दफ्तर में घुस जाना, या मियाँ वाली, ये सारे गुनाह अभी हैं। जहाँ मियाँ वाली मियां पे दहशत गर्दों ने, ये भी एक अजीब सी बात है, जहाँ इन्होंने जी, हमला किया था अच्छा, वहीं पे दहशत गर्दों ने जी हमला जी, बिल्कुल। अब ये सारे गुनाह आप कहते हैं जी, कोई बात नहीं, इनका मुकदमा चलते रहे यार, कैसे भी चलाना है। आप तो अदालतें कह रही हैं कि फौजी अदालतों में नहीं चलने हैं, तो जहां भी चलने हैं तो ये अदालतों में चलते रहेंगे, आप उन्हें इलेक्शन भी लड़ने दें, कोई बात। ये एक आर्गुमेंट है ना, पीटीआई देती है। किया। अच्छा, अब इसमें कुछ मसाइल हैं। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि सब नवाज शरीफ से अपील करते हैं कि आप यूं करें। नवाज शरीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है इस वक्त मुल्क हम्म। में। नवाज शरीफ पे तो खुद पाबंदी है इलेक्शन लड़ने पे भी। अभी बिल्कुल सही अभी बात। तक, आज की तारीख तक नवाज शरीफ पे खुद पाबंदी लगी हुई है। वो अपना मसला पहले हल कराने की कोशिश करे, या वो इमरान खान की हिमायत में जुलूस निकालना शुरू कर दे। तो ये भी एक यानी किताबी सी बातें हैं ये। सीधी सीधी बात अगर की जाए, देखिए नवाज शरीफ कोई महंत साधु तो नहीं है,
तो पॉलिटिशियन है। वो तो इलेक्शन लड़कर इक्तदार में आना चाहते होंगे और अपने नजरिए के मुताबिक वो आवाम की खिदमत, जैसे हर पार्टी कहती है, वो भी समझते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसकी फहरिस्त बहुत तवील है और हम दोबारा वो अपना सफर शुरू करना चाहते हैं। हम्म। अच्छा, वो तो सियासतदान है ना, वो कोई ऐसे खुदाई खिदमतगार तो नहीं है कि वो कहें जी मैं यूं शुरू कर दूं। प्रैक्टिकली अगर इसे देखा जाए, और प्रैक्टिकली अगर इसे देखा जाए तो मेरी नजर में एक एक नुक्ता बहुत अहम है। नुक्ता यह है कि इमरान खान मुल्क में पॉपुलर हैं, हम हर तरफ सुनते हैं। वो कितने पॉपुलर हैं, उनकी पार्टी तो कहती है वो 90% की हमायत है, लेकिन अगर हम भी अपने आसपास देखें तो हमें लगता है कि वो एक मकबूल रहनुमा है, इसमें कोई शुबा नहीं। हम्म। अच्छा, अब मसला ये है कि उनकी मकबूलियत की आई कैसी, एक तो होगी महंगाई, चलिए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उनकी शोहरत की, उनकी मकबूलियत की मेराज जो है, वो अपने दौर में 13 बाई इलेक्शन हार के बैठे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चढ़ते चली गई उनकी बुद्धि और वो मकबूल होते चले गए, तो इस पर भी नजर डालने की जरूरत है। अच्छा, बात यह है कि उन्होंने 1 साल बगैर वक्फे के फौज को निकाली है गाली। हम्म। अच्छा, अब लोगों ने कहा ये ताकतवरों के गरिबान में हाथ डालता है जी, ये देखे, ये हमारे मुल्क का एक मिजाज है ना। तो बड़ी अच्छी बात है, वो हो गए, उससे बहुत मौला जट मतलब फिल्म उसको हिट अगर होती है लेवल हमारे प्लेइंग फील्ड यहाँ। बनानी है ना, हमारे यहाँ तो मौला फिर जट फिल्म हिट होती है। पॉलिटिशियंस को इजाजत दें कि वो एक एक साल फौज को गालियां निकालें। हाँ, सब मिलके कहें भाई फौज गद्दार, ये चीफ गद्दार है, ये जानवर है, ये मीर जाफर की औलाद है, ये मीर सादक की औलाद, ये करें ना 1 साल, तो ताकि वो भी मकबूलियत में इमरान खान के हम पल्ला हो जाए, तो फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगी ना उससे। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये मामला, ये नवाज शरीफ की तरफ इसे इसका रुए सुखन नहीं होना चाहिए जब हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और जिनकी तरफ होना चाहिए, उनका वो कहते हैं कि इसने पहली दफा पाकिस्तान में किसी सिविलियन ने फौज के अंदर मिलकर बगावत की कोशिश की है, और हमने इतने लोगों का कोर्ट मार्शल किया, ये पब्लिकली बताते नहीं है इस तरह वो, लेकिन हम्म। फौज में आपको मालूम है कि क्या अमल किस अमल से गुजर रही है फौज और गुजरी है। और इसी तरह अगर तो आप ये चाहते हैं कि इसको हम मजाक समझें और फौज में बगावत करवाने की कोशिश की और नहीं जी नाकाम हो गई इस तरह अगर आप इसको समझते हैं कि ये कोई मिजाजिया बात है, तो फिर तो इंस्टीट्यूशन। ठीक है। हाँ, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये करें। और भी कोई लोग कोशिश करना चाहते हैं तो कर देखें। कोई मौलवी साहबान करना चाहते हैं, उनके भी बड़े हमदर्द पाए जाते हैं। कोई अगर और लोग हैं ये सारी गैर संजीदा बातें हो जाएंगी। आप तो लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब, मैंने तो उसकी वजाहत कर दी, मैं इस सारे मंजर को इस तरह देखता हूँ। जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि चलें, ये तो पीटीआई का एक मौकफ है कि जाहिर है कि उसके ऊपर है, लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? पीपल्स पार्टी तो देखिए ना, उसका पंजाब, पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए पंजाब एक अहम जगह है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, यहाँ से तय होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई स्टेक नहीं। हम्म। अच्छा, पंजाब में स्टेक नहीं है, और वो पीपल्स पार्टी जो है वो जो मर्जी करे मतलब वो अपनी सियासत को मद्देनजर रखते हुए कि पीएमएलएन को किस तरह गजंद पहुंचाई जा सकती है, किस तरह हमारे जो जरा स्टेक बढ़ सकते हैं, या हमें ही अगर उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए बिलखुसूस साउथ में, तो हमारी तरफ वो जरा नर्म रवैया रखें। तो और फिर ये बड़ा जमहूरी स्टांस भी है कि हम देखे जी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो पीपल्स पार्टी तो इसमें उस तरह स्टेक होल्डर नहीं है इस सारी बात में हम्म। पंजाब में, इसलिए उनका नुक्ता नजर जो है वो इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं कि एक किताबी नुक्ता नजर इख्तियार कर लें। अच्छा, वो एक किताबी नुक्ता नजर भी हो गया, लेकिन ये बात भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए उनके बहरहाल एक बड़ी दरख्शंदा जी जी जी, तारीख है, किरदार है जी, किरदार है। बिल्कुल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक ऐसी बात थी कि जो एक जिसको कहते हैं अनफोर्सीन एक माहिदा था कि जनाब हम्म, पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के अंदर, पंजाब में नून लीग को ना छेड़ा जाए, हम एक दूसरे को नहीं छेड़ेंगे एक दूसरे के सूबों के अंदर और इधर उधर जाके। जी अब हमने जो रिसेंटली आते ही देखा है, जो मियां साहब की एक बड़ी जो मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की, वो हुई है एमक्यूएम के वक्त से। और दूसरी एक और बात है, वो हुई है बशीर मेमन साहब की, जो वो शमूलियत मुस्लिम लीग नून के अंदर, और फिर उनको उनके नवाज शरीफ से मुलाकात। अब बशीर मेमन साहब का एक माजी है कि बतौर जी DGFIA उन्होंने ये जो फेक अकाउंट केस नहीं है, आसिफ जरदारी और इधर अनवर मजीद और फलाना फलाना जो केस है साकिब निसार साहब के दौर के,
और उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ये केसेस भी इन्होंने बनाए थे। तो अब जो आपको ये शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर पीएमएलएन, एमक्यूएम और जीडीए या अंदरूनी सिंध के साथ कुछ नाराज शख्सियत जिसके सुना जाता है उनके साथ मिलकर चैलेंज कर रही है, तो इसका एक रिएक्शन भी है। मैं नहीं जानता, क्योंकि मुझे यूं लगता है जैसे पीपल्स पार्टी ने ये गुफ्तगू तो शुरू कर दी थी ना पहले से। पीपल्स हम्म। पार्टी के यहाँ पर आपने देखा होगा, कुंडी साहब भी करते थे, पंजाब में हसन मुर्तजा साहब करते थे, कि आपने आगाज सुन लिया होगा, ये बात तो महीने से चली आ रही थी, नवाज शरीफ के आने से कुछ काफी दिन पहले से पीपल्स पार्टी ने हल्की हल्की सी गोलाबारी शुरू कर दी हम्म। थी। तो ये जवाब गजल के तौर पे ये कर रहे हैं या क्या हो रहा है, लेकिन इसकी ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखेंगे ना, तो इसमें आपको कोई बुराई नजर नहीं। ये हम्म। सियासी लोग हैं, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं इतने सालों से, और इन्होंने आइंदा भी लड़ने हैं। तो ये अपनी पोजीशनिंग करते हैं, जब तक कि ये बहुत ही कोई एंटी डेमोक्रेटिक स्टांस ना ले लें, या कोई ऐसी को खिलाफ आईन किसी चीज में शामिल ना हो जाएं, जैसे कि बलूचिस्तान का मिसाल देते हैं ना, जरदारी साहब ने वहां जाके हुकूमत उल्टा दी थी बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग पीएमएलएन की। की और गवर्नमेंट, इस या। जी, और इस तरह चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जरदारी साहब ने क्या किया था। तो ये जो चीजें बड़ी बड़ी जब होती हैं, इसको आप ज्यादा बुरा बनाते हैं, लेकिन ये हम्म। पॉलिटिकल पोजीशनिंग जो है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पर अगर पंजाब में फर्ज करें कि इस्तेकाम पार्टी से पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए, तो क्यों बुरा मनाएंगे। ठीक है, वो अपनी सीटें बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, या अगर किसी और पार्टी से भी, पीटीआई का नाम लीजिए, वो हम्म। अगर इत्तेहाद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी सीटों की वो समझते हैं इससे हमें कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, और एट द एंड ऑफ द डे हम असेंबली में ज्यादा लोग पहुंचेंगे, और हम अपना एजेंडे की तकमील में, जो कि पाकिस्तान के मफाद में है उनके ख्याल में, तो वो अपनी कोशिशें करती है। हर पार्टी का यही मामला होता है, तो इसमें मैं समझता हूँ तो कोई, मैं तो इसको ये बिल्कुल ये पॉलिटिकल जोड़ तोड़ सियासतदानों के दरमियान एक एक नॉर्मल सी चीज आप कह रहे हैं कि है। लेकिन जी बिल्कुल। देखिए ना, मतलब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जब आवाम से मंशूर जो देती हैं और फिर उस पर वो वोट लेके आती हैं, और जो दूसरी पार्टी है उसका मंशूर उससे मुख्तलिफ है या वो उससे कंट्राडिक्ट करता है, और नंबर गेम ऐसी बनती है कि दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो हुकूमत साजी नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो ऐसा कौन सा रास्ता निकालेंगे कि जिससे वो अपने मंशूर जो है वो कर सके, हम चाहे कि फिर अगले मरतबा कहेंगे कि वो जी हमें अक्सरियत नहीं मिली थी, तो लिहाजा ये सारा कुछ हो गया। आपको पता है कि हमारी पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपना मंशूर पेश करती हैं, क्या आपको मालूम है? आपको इसलिए मालूम है क्योंकि आप सहाफी हैं और बाखबर सहाफी हैं, वरना मंशूर की बहस नहीं होती यहाँ पर। मंशूर हम्म। तो आए ना आए, आप जो कह रहे हैं मतलब आप, कि भाई कोई मेन एजेंडा होता है आपका, दो चार पांच बातें होती हैं। तो पाकिस्तान में कुछ बातें तो ऐसी हैं अब जिनके ऊपर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो चुका है, और अब इस पे भी इजमा पाया जाता है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। यानी कुछ चीजें तो ऐसी हैं बुनियादी, जिस पर सारी पार्टी, सारे स्टेक होल्डर्स, यानी सारे इदारे सब मुत्तफिक हैं कि हमें ये कुछ काम है जो अब करने की जरूरत है। और उसमें भी तो उसमें आप देख लीजिए कि अगर आपकी तहदी जमातें होंगी तो ठीक है। वो क्या होता है, एक आध कोई सीट किसी को देते हैं आप, एक आधी को मिनिस्ट्री देनी पड़ती है, कहीं को नहीं, वो गवर्नर भी कहते हैं ना लगाना कि पड़ जी हम जाता है। ब्लैकमेल होते रहे, देखें वो एमपीएम जो थी वो उधर चली गई, वो किसी के इशारे पे आई, बाप पार्टी की किसी की बनाई भी है। तो एक तो हाँ, जो इंतखाबात के अंदर जो है वो आपको लगता है कि किसी एक सियासी जमात की इतनी आ, सियासी ताकत है कि वो अम, भारी अक्सरियत ले सके। अभी तो नहीं लग रहा, लेकिन आप इलेक्शन की जब कैंपेन शुरू होगी तब हम देखते हैं कि हवा का रुख क्या बनता है। दूसरी बात, आपने जो पहले मंशूर की थी, मैंने मंशूर के हम्म। हवाले से गुफ्तगू की। तो अब अगली जो बात है कि हुकूमत को गिराने का इंतजाम जो है वो असेंबली के अंदर ही रख दिया जाता है, ये आप अब कह रहे हैं। तो आप 100% दुरुस्त कह रहे हैं, ये एक हंग पार्लियामेंट जिसे आप कहते हैं, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। जैसे कि बहुत से मुल्कों की मिसाल दी जाती है कि जमहूरी मुल्कों में भी तो होती है, वहां चल जाती है, लेकिन हमारे जो मखसूस मारूजी हालात हैं, उनके अंदर हम चाहते हैं
कि एक पार्टी चाहे वो अपने ओन पर हुकूमत बना सके, सिंपल अपने मेजोरिटी ओन आप पर, कहते हैं कि होनी चाहिए, ताकि सिंपल वो मेजोरिटी, यकसुई से अपने इस खौफ से यकसुई से, निकल के अपनी पॉलिसीज को आगे लेके जा सके। के पीछे से कहीं से तुनका लगेगा मेरी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, इस हम्म। खौफ से पार्टी को आजाद होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हाँ, पार्टियां सारी को साथ लेकर चलना चाहिए, और किसी का, इन सब लोग, क्योंकि इलाकाई जमातें भी हैं इसमें, उन सबको साथ मिलाकर हुकूमत बनानी चाहिए। बिलखुसूस हम तो हर दौर में ये समझते हैं ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इस वक्त बिलखुसूस पाकिस्तान की सब जमातों को मिलकर हुकूमत करनी चाहिए। बहुत ही आइडियल बात कर रहा हूँ, लेकिन चलिए फिर भी जितनी जमातें हो सकें, खास तौर पे वो इलाकाई जमातें जिनका उस तरह स्टेक नहीं होता सेंटर में, उन लोगों को कम से कम शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और कामयाबी भी हो जाएगी। आप देख रहे हैं इब्तिदा तो हो गई है, आगे भी इंशाल्लाह ये बात बढ़ेगी जी। अच्छा, मियाँ साहब ने जो है वो जब आए 21 अक्टूबर को, तो उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातें जो सी हैं उनके साथ हमें बैठना चाहिए। तमाम सियासी जमातों की बात की उन्होंने। तो ये जो MQM के साथ प्रोसेस शुरू हुआ है, उसके बाद आप को क्या लग रहा है, और कौन कौन सी सियासी जमातें ऐसी हैं जो बाहमी इश्तराक की हिकमत अमली जो है वो बनाएंगी, बना सकती हैं? MQM अहम जमात है कराची, सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनके हवाले से, उनके साथ बातचीत इनकी हो गई मुस्बत। अब वो GDA वगैरह से भी चाहते हैं, सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ। हम्म। और फिर वो ये जो नेशनलिस्ट हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हों, चाहे वो ANP हो यहाँ पर KP में, इन लोगों को भी साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। JUI को तो वो कह ही रहे हैं, उनके साथ कुछ सीट एडजस्टमेंट की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी जमातें हैं जो एक सीट की पार्टी कोई, इस तरह के लोगों को भी साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। यानी यूं ये इजहार होना चाहिए कि ताउन की एक ख्वाहिश मौजूद है, और एक नेशनल गवर्नमेंट किस्म की चीज जो है उसको वजूद में लाने की कोशिश की जा रही है। ये अब आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में बात वाजे होती चली जाएगी। आपको मेरा शौक ख्याल है अब लगे, आप समेट गए। आपके लिए क्या पॉलिटिकल अपसेट हो सकता है कि पीपल्स पार्टी, इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर ही रहते हैं और उसके बाद जो बाहर तहरीक इंसाफ है उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुशावरत या कोई इंतखाबी इत्तेहाद या एडजस्टमेंट, जैसे कि मियाँ साहब की सिंध के ऊपर नजर है, तो पंजाब के अंदर भी PTI की एक बड़ी वो तो बुजदार साहब की वजह से जो है वो काफी सारे मामला हो गए। तो प्रेजेंस जो है पंजाब के अंदर PTI की है, शहरों के अंदर भी और देहात के अंदर भी। तो आपको कैसा ये पॉलिटिकल मूव होती हुई नजर आ रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से? मुझे अभी तो कोई वाजे इशारा नहीं है, लेकिन ये बुरी मूव नहीं होगी, ये अच्छी मूव है कि पीपल्स पार्टी उस तरह स्टैब्लिशमेंट के साथ उसका कोई झगड़ा नहीं है, उस तरह जैसे कि PTI एक चक्कर में पड़ गई और इमरान खान साहब पड़ गए। तो अब PTI का वोट बैंक मौजूद है, तो PTI का वोट जो है वो कहाँ जाना है? एक तो वो PTI को ही जाए तो ज्यादा बेहतर बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर उनको दोबारा कोई सुलह सफाई में भी मुआविन हो सके, और उनको दोबारा खड़ा करने में भी मुआविन हो सके लॉन्ग रन में, तो उसके बदले उनको अगर 10 20 25 सीटों पर यहाँ कोई एडजस्टमेंट मिल जाए तो पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और पीपल्स पार्टी को ये करना चाहिए। हाँ, इससे आपके असूली मौकफ को क्या गजंद पहुंचती है, ये बातें अलग है। तो फिर उसके बाद जो है ऐसी सूरत के अंदर हम मफरूजों पे बात कर रहे हैं, तो नैरेटिव फिर क्या बिल्डअप होगा फिर उसके बाद जो इलेक्शन इस तरह से होगा कि पीपल्स पार्टी उधर खड़ी है और नून लीग इधर खड़ी है, और फिर इन दोनों पार्टियों के दरमियान में एक नैरेटिव की जंग होगी, तो वो क्या होगा? जी बिल्कुल। देखिए, नैरेटिव की जंग जो है वो तो इमरान खान साहब ने तो बता दिया है, बल्कि कुछ हम्म। लोगों ने जिक्र भी कर दिया उसका, कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम्म। यानी अभी भी वो बाज नहीं आ रहे, और वो कह रहे हैं हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये उनका, ये नैरेटिव है उनका, और इसको चाहे वो मलफूफ अंदाज में पेश करें, लेकिन उनका नैरेटिव यही है कि हमारे से बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा। चाहे हम कैंपेन भी ना कर सकें, चाहे हम हम्म। पोस्टर भी ना लगा सकें, एक झंडा भी ना लहरा सकें, लेकिन आपने मेरे खंभों को भी निकलकर वोट डालना है। ये इमरान खान का नैरेटिव है, जो कि वो इलेक्शन में कोशिश करेंगे, मतलब अभी तक जो खबर आ रही है। दूसरी तरफ जो नैरेटिव है
नवाज शरीफ का जिस तरह उन्होंने जिक्र भी कर दिया, उनका नैरेटिव है कि मैं देखिए, ये सारी जो बहसें हैं ना, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ये क्या होता है, ये होता है, लेकिन इसकी क्या बात करनी, ये तो मिलजुल के हम करते हैं इदारों के साथ। मतलब उन्होंने उसका जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने हल्का सा अपने जलसे में किया था, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं जिक्र किया। उन्होंने जिक्र ये किया, एमक्यूएम के साथ जब बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे कल, वो तब भी यही कहा था कि हम तो डेवलपमेंट के लोग हैं, आप हमारी फहरिस्त बना लीजिए कि हमने ये काम किए, और आप इस तरह हमारे मुखालिफिन की फहरिस्त बना लीजिए। उन्होंने कितनी बिजली पैदा की, उन्होंने कितनी सड़कें बनाई, उन्होंने इस तरह वो फहरिस्तें बनाते हैं। तो वो सीधी प्रो डेवलपमेंट अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फायर स्टीम इस तरह ना हो, बल्कि सब लोग दूरंदेशी का मुजाहरा कर रहे हैं। वो असल में मियाँ साहब इस वक्त अपने आप को प्रेजेंट इस तरह कर रहे हैं, उन्होंने पोजिशनिंग की है, वो ये है कि मैं वाइज ओल्ड मैन हूँ हम्म। और पाकिस्तान को मेरी जरूरत है। मैं मौजू तरीन आदमी हूँ इस वक्त। ये उनकी पोजीशनिंग है कि अच्छा, आप एक तरफ तो ये सारी सियासी इमरान खान को, सियासी वो कहते हैं, पोजीशनिंग आप। एक मिनट जरा, एक हाँ। फिक्रा जरा मैं बोलूं। वो कहते हैं भाई, अगर आप किसी दूसरे को, बिलखुसूस उनका राइवल तो इमरान खान ही है ना पंजाब में, तो वो अभी तो उस तरह नहीं कह रहे, लेकिन उनकी पोजीशनिंग ये है कि अगर आप चाहते हैं मुल्क में फसाद बढ़े, हम्म। मुल्क में मजीद झगड़ा हो, यानी जिस हाफिज साहब का नाम लेकर इमरान खान कहता है कि एक ही आदमी है पाकिस्तान में जो मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मुल्क जो है वो गुत्थम गुत्था हो जाए, तो फिर आप जो मर्जी कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क चलना शुरू हो, इस मुल्क के अंदर इत्तेहाद की बात हो, और हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें, और इसी तरह खित्ते में सारी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात अगर आप चाहते हैं कि हमवार हो जाएं, तो योर्स ट्रूली, आपका खादिम हाजिर है। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी चीजें सियासी जो है पोजीशनिंग चल रही है, लेकिन एक और काम भी हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फैजाबाद धरना केस की हेयरिंग हो, वो जो है अपना अदलिया के, अब हैरत की बात सारी ये है, मैं सीधी बात करता हूँ कि जनरल फैज, साकिब निसार और जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट जो 2018 की जो है वो सारी अ, उसमें शामिल थी कड़मास के अंदर, अब जो है वो हम ये देख रहे हैं कि उसका एक बड़ा इम्पोर्टेंट, अभी कल के फैसले के हमने देखा कि साकिब निसार साहब का अदालती मामलात के ऊपर क्या तरीकाकार जो है वो सामने आया कि किस तरह से चैम्बर के अंदर बैठ के एक हाउसिंग सोसाइटी, जिसकी एक लिंक ये है कि वो जन फैज से भी मिलता है और साकिब निसार से भी मिलता है, और उसके बाद बहुत बहुत सारी कहानियां जो है वो सामने आती हैं। तो ये क्या है, मतलब ये दूसरी तरफ ये जो डेवलपमेंट अंडर करंट अंडरग्राउंड हो रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? अब देख लें, ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये भी बहुत इंतहाई अहम डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें साफ सादा लफ्जों में साकिब निसार को बाकायदा फ्रेम किया गया कि भाई ये साहब जो थे, ये सिर्फ मामला ये नहीं था कि कोई जज्बात फैसले कर दिए या इमरान खान की मोहब्बत में यूं कर रहे थे, यूं, ये फाइनेंशियली करप्ट लोग थे। ये उनके ऊपर सीधा सीधा इल्जाम है। इसी तरह फैज हमीद साहब, जो हमारे, आप सब जानते हैं हम कि वो क्या उनका किरदार है, उनके ऊपर कुछ और तरह के इल्जामात तो आते रहे, और एक आध दफा किसी साहबी ने कह भी दिया कि नहीं नहीं, इनका फाइनेंशियल भी कुछ मसला था। लेकिन अब तो उन पे चार्जशीट है बाकायदा। चार्जशीट क्या है, ये नहीं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से हटे, ये तो है ही उन पर, लेकिन उन पर इल्जाम ये है कि आप माफिया थे, आप लोग माफिया की तरह एक दूसरे के हाथ पकड़कर पाकिस्तान के उमरा को और आवाम को लूट रहे थे, बाकायदा लूट रहे थे, यानी गन पॉइंट पे लूट रहे थे जैसे डाकू होते हैं। तो उनके ऊपर अब जो इल्जाम है, ये अब जब आगे बढ़ेगा, तो आपने दुरुस्त कहा कि शायद ये इलेक्शन से भी अहम मसला बन जाए। हम्म। बिल्कुल। और फिर दूसरी तरफ जो है वो कल जनरल परवेज मुशर्रफ का भी वो जो ट्रायल हुआ था उसके खिलाफ अपीलें भी लगी हुई हैं। तो सारी सारी चीजें हैं, डेवलपमेंट भी है, वो सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों का किरदार है, या हम जो मेरी जो नाक़िस अक्ल है वो ये देख रही है कि वो तमाम शायद मंसूबा साज जिन लोगों ने चलते हुए मुल्क को जो है वो एक अजीब सी दलदल के अंदर धकेल दिया, उनके किरदार जो हैं
वो आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते हुए ये पता नहीं इसके ऊपर जो है वो शायद तारीख कुछ नया ही करने जा रही है। तो बहुत वक्त हो गया। हमाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू शुनीद जो है वो जारी रहेगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।